हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? वीडियो दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ तो आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अभी तक बच्चों हमने देखा अर्ली मेडिवल में नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री देखी मेजरली। नॉर्थ इंडिया का पार्ट देखा, सिर्फ साउथ इंडिया में थोड़ा सा हमने राष्ट्रकूटास को देखा। राष्ट्रकूटास भी हम क्या डीप साउथ में नहीं गए अभी तक हम सिर्फ ऊपर ऊपर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर ही बात कर रहे थे। ठीक है, अब आज का जो हमारा लेक्चर है, आज आ जाते हैं हम डीप साउथ पर। डीप साउथ मीन्स साउथ ऑफ थिरुमला हिल्स, वहां पर बात करते हैं। तो अब आज जिस डायनेस्टी की बात होने वाली है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसने डीप साउथ पर रूल किया है। अगर आप एज इट इज होल साउथ इंडिया की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी या सबसे बड़ी डायनेस्टी जिसने साउथ इंडिया पे रूल करा है, ठीक, सबसे पहले थे सतवाहनास। ठीक है, और उसके बाद था द ग्रेट विजयनगर एम्पायर। अब इनके स्टेटस के इक्वली है द छोला एम्पायर। एज इट इज अगर हम देखते हैं ऑल साउथ इंडिया, या अगर आप होल इंडिया को भी अगर आप इक्वेशन में लेते हो, तो द ग्रेट विजयनगर एम्पायर होल्ड्स अ वेरी यूनिक एंड सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, बट उसके बाद अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है साउथ इंडिया में तो वो छोलास है। अभी आप देखोगे तो पता चलेगा क्यों है। इवन जो आज भी साउथ इंडियन कल्चर है, साउथ इंडियन में प्रॉपर अगर अपन तमिलनाडु की बात करते हैं तो आज भी जो तमिल कल्चर है वो मेजरली इन्फ्लुएंस्ड है छोलन एम्पायर से। आगे देखते हैं क्या क्या सीलियंट फीचर्स थे उसके, तो आपको और क्लियर होगी। मतलब कि ये डायनेस्टी, अभी तक हमने क्या नॉर्थ में काफी सारी डायनेस्टीज देख ली, अब साउथ में हमको एक मेजर डायनेस्टी देखनी है, छोलासी। ठीक, तो द न्यू छोला डायनेस्टी। द न्यू छोला डायनेस्टी क्यों बोला? संगम एज में, जब संगम एज मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 3 डायनेस्टीज के बारे में बताया था, छेरा, चोलास, पांड्यास। ठीक, अब छेरा, चोला, पांड्यास संगम एज के टाइम से हैं डायनेस्टीज। पर क्या हो रहा था, इंटरप्शन आ रहा था, इंटरप्टेड थी। बीच में क्या हुआ, संगम एज के बाद किसी ने कनकर कर लिया, छोलास खत्म हो गए। ठीक, किसी ने कनकर करा, पांड्यास खत्म हो गए। ठीक, अब आगे चलते चलते धीरे धीरे इन्होंने फिर अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करी, फिर से अपना एम्पायर बढ़ाना चालू करा। तो ये चलता रहा फ्रॉम द संगम एज। अब ये डायनेस्टी फिर सिग्निफिकेंट हो जाती। पहली बात तो संगम एज के टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंट थे। उस टाइम पर छोलास के द ग्रेटेस्ट रूलर थे छोलास के, वो कौन थे? कारिकाला छोला। मैंने बताया था आपको कारिकाला छोला। नाउ वी मूव ऑन टू द 10th सेंचुरी एडी। 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी एडी। 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी एडी में फिर से छोला डायनेस्टी इमर्ज होती है, द न्यू छोला डायनेस्टी। इसके सबसे महान रूलर और इन जनरल द साउथ इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, राजा राजा छोला। ओके, तो छोला डायनेस्टी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट वाज फाउंडेड बाय विजयाला छोला। द न्यू छोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयाला छोला। ठीक, वाज अ फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवास। ना द पल्लवास, कौन पल्लवास? अभी हमने पढ़ा था एंशियंट जब खत्म हो रही थी पल्लवन डायनेस्टी, सेम पल्लवास डायनेस्टी। ओके, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन वाली। नाउ ही वाज अ फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवास। अब यहां पर तमिलनाडु का एक शहर है तंजोर। तंजोर वाज देयर कैपिटल सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तंजोर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ छोलास। नाउ आदित्य छोला वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग हु ऑल्सो डिफीटेड द लास्ट ऑफ पल्लवास अपराजिता वर्मा। ये शायद मैंने आपको पल्लवन डायनेस्टी जब खत्म हुई थी तो ये पॉइंट बताया भी था कि आदित्य छोला अटैक्ड पल्लवन डायनेस्टी। ओके, आदित्य छोला अटैक्ड पल्लवास, आदित्य छोला अटैक्ड कांचीपुरम। ही डिफीटेड अपराजिता वर्मा। ही डिफीटेड अपराजिता वर्मा एंड क्या हुआ, पल्लवन जो कांचीपुरम वाला जो एरिया था, पल्लवास का जो एरिया था, उसको अपने एम्पायर में इंटीग्रेट कर दिया आदित्य छोला। ठीक, नाउ नाउ कम्स दी अनदर इंपॉर्टेंट किंग, परांतका वन। परांतका वन, वाई परांतका वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देखोगे फर्स्ट ग्रेट किंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू, परांतका वन, बिकॉज ही इशूड द फेमस उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन पर। आपको बताना था ये है क्या उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। जो हम छोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जितनी भी हमें समझ मिली है छोला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमको उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से मिली है।
क्या क्या बात थी आपको जब मैं छोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। अभी कहने की बात क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द छोलास, और छोलास आर फेमस फॉर देयर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, छोलन एम्पायर वाज फेमस फॉर देयर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एडमिनिस्ट्रेशन में और क्लियर करूंगा इन चीजों को। तो दैट टॉक्स अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द छोलास, परांतका वन इशूड इट। तो हु इशूड उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी है, और अगर 3 मार्क्स में आता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा इट वाज रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन कि आपको 5 नंबर में भी आ सकता है बच्चों, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या है ये, किसने इशू करा था, प्रांतका वन में। नाउ the war began between Rashtrakutas ruling Karnataka. The war began between Rashtrakuta and Chola dynasty from Prantaka one times. इन्हीं के टाइम से, प्रांतका वन के टाइम से ही द वॉर स्टार्टेड बिटवीन राष्ट्रकूटा एंड छोला डायनेस्टी। वाई द वॉर हैज स्टार्टेड, कुछ तो रीजन रहा होगा तभी तो वॉर स्टार्ट हुए हैं। बिकॉज राष्ट्रकूटास और छोलास इसलिए लड़ते थे क्योंकि दे वांटेड टू कंट्रोल द ईस्टर्न कोस्ट, दे वांटेड टू कंट्रोल द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया ईस्टर्न कोस्ट, ये वाले एरिया को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था यहां से चाइना के साथ ट्रेड होता था, तो दे वांटेड देयर मोनोपोली विद ट्रेड विद चाइना। अगर ईस्टर्न कोस्ट वाले एरियाज को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो क्या है, चाइना के साथ ट्रेड को कंट्रोल करता था, हाईली ल्यूक्रेटिव ट्रेड विद चाइना। तो दैट्स व्हाई द वॉर बिगिंस बिटवीन छोलास एंड राष्ट्रकूटास। नाउ कृष्णा टू ऑफ राष्ट्रकूटा वाज डिफीटेड बाय परांतका वन। Now, in the Battle of Pulalor in 1909 AD, ठीक, ये अगर आपको आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूटास वाज डिफीटेड बाय प्रांतका वन इन द बैटल ऑफ पुलावर इन 919 AD, कृष्णा टू। नाउ फिर वही सेम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नाउ कृष्णा टू वाज किल्ड, व्हाट विल हैपन आफ्टर कृष्णा 2, his son will come to power, कृष्णा 3। अब अगला स्टेप डेफिनेटली क्या होने वाला है, बदला द रिवेंज। तो सेम थिंग हैपेंड हियर, कृष्णा 3 किल्ड प्रांतका इन द बैटल ऑफ तोकोनाम आफ्टर 20 years, 939 AD। You Prantaka, you killed my father, now it's time for you to die. Same thing happened, Krishna 3 killed Prantaka. Now move on to, now after the Prantaka, Prantaka वन, कोई क्या कहते सुंदरा छोला भी नाम था इनका, सुंदरा छोला। अब इनके 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे और एक लड़की। अब जो आपकी मूवी आ रही है पोन्नाई सेल्वन या पोन्नाई सेल्वन, कुछ भी बोल लो क्योंकि तमिल अपनी अच्छी है नहीं। तो मुद्दे की बात है, जो PS1 मूवी आ रही है, बेटर PS1 ही बोलते हैं, ठीक है। PS1 मूवी में अब इनके 2 लड़कों की कहानी है, 2 लड़के और एक लड़की की कहानी है, ठीक। उनके बीच क्या इवेंट्स हुए होंगे और कैसे राजा वन गद्दी पे आते हैं। राजा वन क्या थे, 2nd नंबर के बच्चे थे इनके। पहला नंबर का जो लड़का था उसका पता नहीं क्या नाम था, शायद आदित्य वर्मन नाम था शायद, फर्स्ट इनके पहले लड़के का, 2nd का राजा, ठीक है। तो अब फास्ट फॉरवर्ड आते हैं कहानी में, और राजा वन केम टू द पावर आफ्टर प्रांतका वन, ठीक है। नाउ राजा केम टू द पावर, अब ही इंट्रोड्यूस सम ग्रेट रिफॉर्म्स। व्हाई, अब हमको ये पढ़ना है कि व्हाई ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट of the all Chola kings and one of the greatest among the all South Indian kings and Indian kings. Why? So let's see what great he did. He was considered the greatest of the Chola ruler. सबसे पहले आप इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखो, इनकी वो देखो इन्होंने किया क्या है, पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या थे। तो ही डिफीटेड पांड्यास आर्च एनिमीज ऑफ छोलास। नाउ ही डिफीटेड छेरा, पांड्यास, बानास, कादम्बास एंड वेस्टर्न गंगेस। इतनी डायनेस्टी को इन्होंने डिफीट करा, ही डिफीटेड कांस्टेंट वॉर वेज्ड बाय राजा छोला। तो ही डिफीटेड पांड्यास, छेरा, बाना, कादम्ब एंड वेस्टर्न गंगेस। नाउ विमालादित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दिस उन्होंने क्या करा, राजा छोला ने जो अपनी लड़की थी उसकी शादी विमालादित्य से कर दी। विमालादित्य ऑफ ईस्टर्न छोलन चालुक्यन डायनेस्टी। ईस्टर्न चालुक्यन आंध्र प्रदेश वाले, जो आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है,
ये वाला एरिया, यहां पर रूल करते थे ईस्टर्न चालुक्य, और वेस्टर्न चालुक्य ये नॉर्थ कर्नाटका पे। तो ईस्टर्न चालुक्य के विमलादित्य से इन्होंने अपनी लड़की की शादी करी, और विमलादित्य फाउंडेड दी छोला चालुक्यन डायनेस्टी। कौन सी? छोला चालुक्यन डायनेस्टी। आगे बढ़ेंगे हम। तो ही फाउंडेड द छोला चालुक्यन डायनेस्टी बिकॉज ही वाज चालुक्य एंड हर डॉटर वाज छोला, तो छोला चालुक्यन डायनेस्टी। नाउ what he did next, he attacked Ceylon, he attacked Sri Lanka, श्रीलंका को सीलोन बोलते हैं। he attacked श्रीलंका, he destroyed the capital city, और पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया राजराजा छोलन, सॉरी नॉर्दर्न सीलोन पे, नॉट होल श्रीलंका पे। इसके बाद राजेंद्र छोला आएंगे, राजेंद्र छोला ने सारे श्रीलंका पे कब्जा किया था। तो नाउ ही अटैक्ड सीलोन एंड डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल सिटी अनुराधापुरम, ओके नॉट कोलंबो। उस समय श्रीलंका की कैपिटल सिटी थी अनुराधापुरम। तो he destroyed the capital city Anuradhapuram and annexed northern Ceylon। जैसे श्रीलंका ये है, ठीक, ये श्रीलंका है, तो ये नॉर्दर्न हिस्सा जो है इसको अलग करके अपने छोला किंगडम में इंटीग्रेट कर लिया राजा छोला ने। ठीक, यहां पर थी अनुराधापुर। तो डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल सिटी एंड एनेक्स्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीलोन। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बच्चों। आप ये देखोगे आज भी, भाई आज भी काफी सारी जो श्रीलंकन पॉपुलेशन है, नॉर्दर्न श्रीलंकन पॉपुलेशन, वो तमिल स्पीकिंग है कि नहीं भाई? तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है श्रीलंका में काफी सारी। अरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एलटीटी, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिला इलाम, देवर तमिल्स। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में तमिलियंस माइनॉरिटी में है। तो रूट्स आपको यहीं से मिलेंगी। छोलन, कारिकाला छोला ने भी श्रीलंका को अटैक किया था। नाउ same thing was done by Rajaraja Chola. He annexed northern part of Sri Lanka. Now Rajaraja Chola held titles. There are few titles of Rajaraja Chola which are important, such as Chola Martanda, Shivapad Shekhara। अब बच्चों यहाँ आप टाइटल से क्या समझ में आता है आपको? देखो यहाँ से एक कल्चर का, जो साउथ इंडियन कल्चर है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इनके टाइटल से। आप ये देखो, नाम क्या है? छोला मारतंडा। ठीक, मारतंड मीन्स शिव, शिवपद शेखरा, यहाँ तो प्रॉपर शिव ही है। शिवपद शेखरा, he is comparing himself to Lord Shiva, he is comparing himself to Lord Shiva। See the titles, छोला मारतंडा, शिवपद शेखरा। बच्चों क्या होता था, छोला जो किंग थे, छोला किंग assumed their status to that of God, they assumed their status to that of God। जो छोला टेम्पल्स होते थे वहां भगवान के आइडल्स जो तो होते ही होते थे, उसके साथ छोला किंग्स अपने आइडल्स भी इंस्टॉल करवाते थे। मतलब छोला किंग्स की भी पूजा होती थी मंदिरों में भगवान के साथ साथ। सो दे अज्यूम देयर स्टेटस फ्रॉम अज्यूम देयर स्टेटस इक्वल टू द गॉड, कि वो गॉड के डायरेक्ट वंशज हैं छोला किंग्स। इट इज द डिवाइन ऑर्डर ऑफ द गॉड दैट दे विल रूल द किंगडम। तो देखो आप मेनली तमिल पॉपुलेशन में आपको हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा मिलती है। हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा, कैसे कल्चर कहां से स्टार्ट हुआ ये? भाई छोला किंग जो था, छोला किंग वाज नॉट ओनली द हेड ऑफ स्टेट। भाई राजा हेड ऑफ स्टेट होता है, किंग वाज द हेड ऑफ स्टेट। तो छोलन किंग्स वर द हेड ऑफ स्टेट, बट ऑल्सो दे वर द हेड ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन के भी हेड होते थे। दैट्स व्हाई दे आर आइडल्स इन द टेम्पल। तो लोगों को क्या, भगवान की भक्ति भी है और हीरो वर्शिप भी है। देयर हीरोज, देयर किंग्स वर देयर हीरोज। अब सेम कल्चर देखो आप चला आ रहा है, अब सेम कल्चर वो आज तक कंटिन्यू कैसे देखने मिलता है आपको? आप ये देखो साउथ इंडिया में, और प्रॉपर अगर आप तमिलनाडु की बात करो, छोला रूलर्स वर मेनली देयर बेसिक पार्ट वाज तमिलनाडु। तो आप तमिलनाडु पे अगर आज भी आते हो तो आप देखोगे हीरो वर्शिप है। भाई दे वर्शिप देयर एक्टर्स, जो भी फेमस पर्सनैलिटी है उनकी वर्शिप करते हैं, वो करते हैं कि नहीं? आपको रजनीकांत का मंदिर मिल जाएगा। दे बिल्ट द मंदिर ऑफ तमन्ना भाटिया। द ग्रेट एक्टर्स, they are great actors and they are comparing their status to that of God। why? because it is their culture। जयललिता, जयललिता का टेम्पल मिलेगा आपको। जयललिता was an actress, तमन्ना भाटिया was an actress, is an actress। रजनीकांत, और भी काफी टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे सेलिब्रिटीज के। why? तो इट इज देयर कल्चर। जब जयललिता, अगर आप लोगों ने टीवी देखी हो, द एक्ट्रेस जयललिता, व्हेन शी डाइड, लोग लिटरली रो रहे थे। अरे अभी जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, एम के स्टालिन,
उनके पिताजी करुणानिधि, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, उनका ही मंदिर आपको मिल जाएगा। तो द हीरो वर्शिप स्टार्टेड फ्रॉम राइट फ्रॉम द छोलन टाइम्स, ठीक है। यू सी द टाइटल छोला मारटंडा, शिवपद शेखरा, मुमादी छोला देवा एंड मदुराई कोंडा, दी ऑल these all were the titles held by the राजराजा छोला। अब ना अगर आपको छोलन एम्पायर में कहीं भी शब्द कोंडा लिखा मिलता है, कोंडा, गंगई कोंडा, मदुराई कोंडा, कोंडा मीन्स कॉन्करर, कॉन्करर। कोंडा मीन्स कॉन्करर मतलब जीतने वाला, तो कोंडा मतलब विक्टोरियस और कॉन्करर जीतने वाला। तो मदुराई कोंडा, मदुराई कोंडा मीन्स जिसने मदुराई शहर को जीत लिया। गंगई कोंडा जिसने गंगा के आसपास के इलाके को जीत लिया, गंगई कोंडा, ठीक है। तो कोंडा मतलब कॉन्करर, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट feature of this Rajaraja Chola kingdom was he has the strongest navy in entire Indian history, very very important। आप ये देखोगे, it is the only empire in entire Indian history, it is the only empire in entire Indian history which has found their settlement around coast, कोस्टल एरियाज के अराउंड इन्होंने अपने सेटलमेंट एस्टेब्लिश करे छोलन एम्पायर ने। तो ये जो साउथ ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, ये जो साउथ ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, इसके अराउंड आपको छोला एम्पायर मिलेगा। तो इट इज द ओनली एम्पायर विच फाउंड सेटलमेंट अराउंड कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज के अराउंड सेटलमेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है दे आर गोइंग टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। अरे नेवी स्ट्रॉन्ग थी तभी तो आप श्रीलंका पे कब्जा कर पाए, तभी तो आप श्रीलंका पे अटैक कर पाए, वरना नहीं कर पाते। तो दे हैड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। अब रीजन क्या था नेवी के स्ट्रॉन्ग होने का, और सिर्फ इस एरियाज कोस्टल एरियाज के अराउंड ही अपना एम्पायर बिल्ड करने का? वही सेम रीजन, फॉर द ल्यूक्रेटिव ट्रेड विद चाइना, दे ट्रेडेड विद चाइना मैक्सिमम। तो चाइना से ट्रेड करना है तो आप कोस्टल एरिया से ही कर पाओगे। यहाँ चाइना, ये चाइना है ये वाला, तो अब आपको यहाँ ट्रेड करना है, सीधा रास्ता यही है कोस्टल एरियाज। तो दे फाउंड देयर एम्पायर अलोंग द कोस्टल एरियाज, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग नेवी। तो राजा छोला के पास द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन इंडियन हिस्ट्री। नाउ लेट्स सी द रिफॉर्म्स। ये तो हमने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स देखे राजा छोला के। नाउ लेट्स गो इनटू द रिफॉर्म्स that were introduced by राजा छोला, very very important, these reforms are important। देखो आपको ना छोलन एम्पायर पे 11 मार्कर भी आ सकता है और आए भी है, छोलन एम्पायर से ही आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग द विलेज अकाउंट्स, ओके। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हेलो, okay, he was the first to introduce system of auditing the village accounts। important point, village accounts, भाई विलेज का जो रेवेन्यू आ रहा है, विलेज पर कितना रेवेन्यू खर्च हो रहा है, वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इन सब का ऑडिट राजा छोला ने स्टार्ट करा था, ठीक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सेकंड, मैंने आपको बताया द छोला किंग वाज नॉट द मेकर ऑफ द लॉ, बट छोला किंग वाज द गार्डियन ऑफ द लॉ। लॉज आर मेड बाय द गॉड, ओके। जैसे कि आप ये देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर आप राइट्स की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, तो नोबडी हैज क्रिएटेड द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर, द स्टेट इज ओनली द गार्जियन ऑफ द लॉ। याद रखना आप ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, फंडामेंटल राइट्स हमें किसी ने दिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट ने नहीं दिए कि इंडिया ने, यूएस ने, किसी ने भी हमको ह्यूमन राइट्स दे दिए, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं दे आर गिवन टू अस बाय द नेचर, बाय डिफॉल्ट वो नेचर में प्रेजेंट थे हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। स्टेट इज ओनली द गार्डियन ऑफ द लॉ, सेम थिंग अप्लाइज हियर। द छोलन किंग was not the maker of the law, but they are the guardian of the law, okay। Now another important point, it was the state with least bureaucracy,
लीस्ट ब्यूरोक्रेसी मतलब जो ऑफिसर्स रहते थे अलग अलग डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करते थे वो बहुत कम थे यहाँ पर ऑफिसर्स, विद द लीस्ट ब्यूरोक्रेसी। बट ये ऑटोनोमस थी, वेरी डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक कैसे, अभी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, अगले 2-3 पॉइंट में क्लियर होगा। तो जो स्टेट थी छोलन स्टेट, राजा क्या ऑटोक्रेटिक, राजा डेमोक्रेटिक नहीं था, राजा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स मोनार्क, मोनार्क था भाई, तभी तो हायरकियल हायरकी थी यहाँ पर कि जो राजा है फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। देयर वाज अ हायरकी, स्टेट वाज मोनार्की बट देयर सिस्टम वाज डेमोक्रेटिक। कैसे, आगे देखते हैं। तो द इट वाज अ स्टेट विथ लीस्ट ब्यूरोक्रेसी। तो पहला पॉइंट ये, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, नाउ थर्ड, स्टेट विथ लीस्ट ब्यूरोक्रेसी। नाउ अब आते हैं हम एक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोनॉमी। Autonomy was given to village assemblies and local self government was given importance. अब ये आता है यहां पर, मैं आपको बताता हूं why they were democratic। हम डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं उनको, यहां पर ये देखो आप, autonomy was given to village assemblies। now see, autonomy was given। आप कहीं और बता दो कोई स्टेट मेरे को वेयर यू हैव ऑटोनॉमी वर गिवन टू स्टेट, क्या कहते हैं, विलेज असेंबलीज। विलेज असेंबली मीन्स ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, यहां पर ऑटोनॉमी दी हो तो। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देवर गिवन इंपॉर्टेंस। आपको पता है छोला, इस पॉइंट के कारण द रिफॉर्म, दिस रिफॉर्म ऑफ राजा राजा छोला, जो आप आज पंचायती राज पढ़ते हो, आप जो आज नगर पालिका देखते हो, और बेसिकली नगर पालिका छोड़ दो, पंचायती राज सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है, छोला से हुई है बच्चों। क्रेडिट मस्ट हैव टू बी गॉन टू मतलब हमको क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर राजा राजा छोला को, बिकॉज ऑफ हिज रिफॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिटी लेवल पर, सिटी लेवल पर लोकल गवर्नमेंट होती थी, ऑटोनोमस गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया सिटी लेवल पर, जैसे पाटलिपुत्रा मौर्यास के टाइम पर ही म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स रेगुलेट कर रहे हैं उनको, ठीक है, ये तो प्रॉपर है। बट क्या होता था, उन वो यूजुअली नॉमिनेटेड ही रहते थे, अल्टीमेट अथॉरिटी किंग के पास रहती थी। आप यहां पर ये देखो, यही सब बातें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं इसके बाद, कि कैसे जो मेंबर्स रहेंगे, जैसे मैंने बोला ऑटोनॉमी वाज गिवन टू विलेज असेंबलीज, ठीक है, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज गिवन इंपॉर्टेंस। तो अगर ऑटोनॉमी है विलेज असेंबलीज के पास, तो मतलब यहाँ के जो मेंबर्स रहेंगे, जो विलेज असेंबलीज के जो मेंबर रहेंगे, एग्जीक्यूटिव कमिटीज बनाती थी विलेज असेंबली, मतलब जैसे ग्राम सभा हमारी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पंचायती राज सिस्टम होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा ही सारे डिसीजन लेती है विलेज से रिलेटेड, और वही डिसीजन पंचायत को इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, पंचायती राज यही होता है ना, ग्राम सभा अल्टीमेट अथॉरिटी, विलेज से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो अल्टीमेट अथॉरिटी वाज ग्राम सभा, और वो अपने डिसीजन पंचायत को कन्वे करती है और फिर पंचायत को वो काम कराने पड़ते हैं, ठीक। सेम थिंग वाज हियर, ग्राम सभा वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्राम सभा है इंपॉर्टेंट, और यहां पर जो ग्राम सभा रहेगी, जैसे अपने पंचायत है, पंचायत की इक्वल यहाँ एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती थी छोलास के टाइम पर। वो एग्जीक्यूटिव कमिटीज बच्चों इलेक्टेड होती थी, वो एग्जीक्यूटिव कमिटीज इलेक्टेड होती थी, लोग आपस में मिलके इलेक्शन होते थे टेंपल कॉम्प्लेक्स में, और वहां से फिर जो मेंबर्स जीतते थे लॉटरी सिस्टम के थ्रू, मेंबर्स चुन के आते थे एग्जीक्यूटिव कमिटीज के, और वो फिर विलेज को रूल करते थे, मतलब विलेज के पूरे फंक्शंस को देखते थे, ठीक है। तो डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आप बात करो तो दे वर द फाउंडिंग फादर छोलास, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो है राजा राजा छोला, ठीक, क्लियर हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप बात करो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का नाम सुना, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, उन्होंने क्या करा था, कंपलसरी ग्रांटिंग दे दी थी विलेजेस को, ग्राम पंचायत को कंपलसरी ग्रांट इशू करवाए थे लॉर्ड रिपन ने। बट आप ये देखो, उसके पहले यहाँ पर ये काम हो चुका था राजा राजा छोला के द्वारा। भाई अगर कोई आदमी ऑडिट करने बोल रहा है विलेज अकाउंट्स को, तो मतलब पैसा आ ही रहा होगा ना अकाउंट्स में, तभी तो आप ऑडिट करोगे, वरना कहां से ऑडिट कर दोगे आप। तो आप समझ रहे हो, मतलब ये जो सिस्टम आपके बने हैं, जैसे आपको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो मिला है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो आपको मिली है थर्ड टियर, बाय
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो आप ये देखो उनकी शुरुआत यहां से ही हो गई थी, छोलन एम्पायर से ही हो चुकी थी, ठीक है। एंड देवर इलेक्टेड, जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमिटीज के जो मेंबर थे वो इलेक्टेड थे, इसलिए डेमोक्रेटिक था। उधर पर कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थे, उन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को अगर कोई पूरा कर रहा है तो फिर इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है। तो देवर वेरी 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 मच डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये आपको इतना स्ट्रेस मैंने इसलिए दिया ताकि आपको यहाँ आप पॉलिटी से भी रिलेट कर सको इन चीजों को। भाई जो थर्ड टीयर आप पढ़ रहे हो, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, वो आया कहां से, एक्चुअली उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो हमको नींव यहीं से मिली है, छोलन एम्पायर से। और उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन है उसमें यही वाली बातें लिखी गई हैं। उसमें बताया है कि ये जो क्राइटेरिया था इलेक्शन का, विलेज असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होते थे, विलेज नॉट विलेज असेंबली, विलेज की एग्जीक्यूटिव कमेटी, विलेज की एग्जीक्यूटिव कमिटीज के लिए जो इलेक्शन होते थे उनके क्राइटेरिया के बारे में हमको उत्तर मेरू डिस्क्रिप्शन में पढ़ने मिलता है। तो ऑटोनॉमी है, यहां पर राजा इंटरफेयर नहीं करता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एग्जीक्यूटिव कमिटीज चुनी जाएंगी और वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगी, ठीक है। तो इसीलिए छोलन स्टेट को ना सेगमेंट्री स्टेट बोला गया। याद रखना, क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, सेगमेंट्री स्टेट, सेगमेंट्री स्टेट। छोलन स्टेट वाज आल्सो कॉल्ड सेगमेंट्री स्टेट। अच्छा ये बताओ, ये ज्यादा तो नहीं हो गया क्या? ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज थोड़ी सी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझ आ रही है कि नहीं ये बताओ यहां तक? ज्यादा तो नहीं है? और या इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फिर सेगमेंट्री स्टेट समझाऊंगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं, ये वाला पॉइंट ही समझ में नहीं आएगा आपको, अगर ये समझ में नहीं आया तो। यहां तक क्लियर हुआ? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ओके, बाकी और कौन, सबको आ रहा है ना? सभी रिप्लाई करो जो जो है। मोनिका समझ में आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो मोनिका, समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा हो तो फिर से रिपीट करता हूँ। देखो क्या है ना, क्योंकि आप ये सब, आपको यूजुअली ये पॉइंट ना बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलेंगे पढ़ने को, या मिलेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएंगे चल क्या रहा है। इसलिए मैं यहाँ आपको काफी स्ट्रेस दे रहा हूँ इन सब चीजों पे कि आपको इन चीजों को आप रिलेट करके भी पढ़ो आगे चल के। अरे अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात अगर पॉलिटी में भी आएगी ना, और ये वाला पॉइंट आप लिख दोगे कि द छोलाज वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द आइडिया, दिस फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये आपका एक एडिशनल पॉइंट निकल के आ जाएगा कि हाँ अब समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि यस आपको चीजें पता है। नाउ यू नो, सभी को पता है लॉर्ड रिपन वॉज द फाउंडिंग फादर, बट लॉर्ड रिपन से पहले भी भाई चीजें थी यहाँ पर। प्लीज डोंट नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय आवर इंडियन रूलर्स। ओके, देखा ना? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं नाउ। तो वी कॉल, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस छोलन स्टेट सेगमेंट्री स्टेट। सेगमेंट्री स्टेट का मतलब क्या हुआ ये देखो, छोलन स्टेट को हम सेगमेंट्री स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, देयर विलेज असेंबलीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोकल एरिया को आप सेल्फ गवर्न करो, वहां राजा इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल और एट द सिटी लेवल, दो जगह आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने मिलती है। सिटी लेवल पे तो हम मौर्यास के टाइम पे भी हम देख रहे थे कि देयर वर म्यूनिसिपल बोर्ड्स, ओके। अब म्यूनिसिपल बोर्ड इलेक्ट हो रहे हैं या नॉमिनेट हो रहा है वो एक अलग मैटर है, बट आप विलेज लेवल पे आओ, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, सिटीज है कि विलेज है? विलेज है। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के भी कॉन्टेस्ट में अगर आपकी पोस्टिंग लगेगी ना, कहीं भी आप सिलेक्ट होते हो फिर आप पोस्टिंग पे जाओगे, तो आपके मैक्सिमम आपके अंडर में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा। आपको वही सबसे ज्यादा देखना है, क्योंकि सिटीज आज भी, टाउन्स बहुत कम है। तो आप इधर आओ, सेगमेंट्री स्टेट क्यों बोला? तो जैसे समझ लो ये एक छोला स्टेट है ये, ठीक। ये एक छोला स्टेट है, ये पूरा छोला एम्पायर है, ठीक है। ये एक पूरा छोला एम्पायर है।
अब यहां पर अगर विलेज को ऑटोनॉमी अगर मिल गई है, तो एवरी विलेज विल फंक्शन एज अ एवरी विलेज इज फंक्शन एज अ सेपरेट यूनिट। समझ लो ये विलेजेस है, सब ग्रुप ऑफ विलेजेस अपन कंसीडर कर लिया, तो ये एक विलेजेस है, ये विलेजेस दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग एज ए सेपरेट यूनिट। ये एम्पायर के अंदर ही विलेजेस हैं, और ये विलेजेस क्या है, ऑटोनोमस है, वो अपने अफेयर्स को खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर दी ऑटोनोमस विलेजेस। तो हर विलेज एक सेगमेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर इस स्टेट में। तो इसीलिए छोलन एम्पायर को, छोलन स्टेट को सेगमेंट्री स्टेट कहा जाता है, वेयर ईच स्टेट हैज एन ऑटोनॉमी, और वी कैन से कंप्लीट ऑटोनॉमी। तो ये अपने अफेयर्स खुद हैंडल कर रही हैं ये विलेजेस, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेगमेंट्री, सेगमेंट्स बन गए। तो सेगमेंट्री स्टेट किसने बोला, अमेरिकन हिस्टोरियन, यहां पर भी बॉरन स्टेन, बॉरन स्टीन ने छोलन एम्पायर को सेगमेंट्री स्टेट बोला है, ठीक है। वेयर ईच यूनिट, जैसे समझ लो ग्रुप ऑफ विलेज अगर अपन कंसीडर करें इसको, तो एक ये यूनिट हो गई, वेयर ईच यूनिट इज एक्टिंग एज अ सेगमेंट। और अब इस होल यूनिट पर रूल किसका है, किंग का, ठीक, यहां पर रूल किंग का है। तो ये देखो, अगर इतना स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया, तो देखो सेंट्रलाइज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, कितना डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है छोलन स्टेट का, इसलिए बोलते हैं दिस इज द स्टेट विद लीस्ट ब्यूरोक्रेसी। अब अगर हर यूनिट ऑटोनोमस है, हर यूनिट अपना एक अलग सेगमेंट की तरह एक्ट कर रही है, तो अब क्या होगा, यहां पर आपको ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ने नहीं वाली है। क्लियर हुआ? तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेगमेंट्री स्टेट बाय अमेरिकन हिस्टोरियन। छोलास ने नहीं बोला इसको सेगमेंट्री स्टेट, कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि सेगमेंट्री स्टेट है, नहीं, वो इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा, अमेरिकन हिस्टोरियन बॉरन स्टाइन ने बोला है दिस इज अ सेगमेंट्री स्टेट। तो क्लियर हुआ ये आइडिया, व्हाट इज सेगमेंट्री स्टेट, और ये वाला पॉइंट कि ऑटोनॉमी वाज गिवन, ये और स्टेट विद लीस्ट ब्यूरोक्रेसी, यहां तक क्लियर है? बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ राजा राजा छोला। यहां तक क्लियर है? तो अब बताओ, अब आगे बढ़ते हैं हम, ये था एक समझाने वाला पार्ट इस चैप्टर का। ओके चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया, नाउ यू, छोलन स्टेट वाज कॉल्ड सेगमेंट्री स्टेट विद ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फंक्शन एज अ सेगमेंट, ठीक है। विलेजेस को आपने एक यूनिट में डिवाइड, वो क्लब करा विलेजेस को, और वो क्लब दे आर फंक्शन एज सेगमेंट विद एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, ठीक। ऑटोनॉमी मतलब पावर टू सेल्फ गवर्न, दिस इज अबाउट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब पावर टू गवर्न सेल्फ। Okay, now he started the practice of appointing crown prince. Crown prince मतलब युवराज, युवराज। He started the practice of appointing crown prince as the head of either revenue or military department. देखो, मौर्यास के टाइम पर जो क्राउन प्रिंस था, जो युवराज होते थे, उनको कहाँ का गवर्नर बनाया जाता था, तक्षशिला का। ये मौर्यास के टाइम की प्रैक्टिस थी। छोलास के टाइम पर राजा राजा छोला ने क्या करा, भाई जो युवराज है उसको रेवेन्यू या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, या तो उसको फाइनेंसिस के बारे में पता होना चाहिए, या मिलिट्री के बारे में, तभी वो रूल कर पाएगा। अगर आपने पता चला युवराज है, दिन भर मस्ती में घूमता रहता है, दिन भर ही वॉज एंजॉइंग द प्लेजर्स ऑफ द पैलेस, उसको कुछ नहीं पता राज्य में क्या चल रहा है, और अगर आपने उसको किंग बना दिया, नाउ इफ यू मेड हिम किंग, व्हाट विल हैपन, स्टेट चल पाएगी क्या? तो ही मस्ट हैव सम नॉलेज। तो अगर आपको किसी किंगडम को बचाना है, तो मैंने आपको वो बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके रेवेन्यू, फाइनेंसेस। अगर आपने फाइनेंसेस मैनेज कर लिए, तो आप किंगडम स्मूथली चला सकते हो। तो इसीलिए, या तो फिर आप मिलिट्री को मजबूत करो, तो कोई दोनों में से कोई एक डिपार्टमेंट मिलता था क्राउन प्रिंस को, युवराज को, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू, देखो अब क्या है, ही वॉज द फर्स्ट किंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया, इंडियन हिस्ट्री में जैसे अशोक ने, अगर अपन नॉर्थन इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो अशोक ने इंस्क्रिप्शन इशू करे थे, जहां पर उन्होंने अपने राज्य के बारे में बताया था, रॉक एडिक्ट्स में। अब सेम थिंग वाज डन हियर बाय राजा सोला। ही वाज द फर्स्ट टू इशू तमिल इंस्क्रिप्शन विद डिटेल्ड डायनेस्टिक हिस्ट्री। डिटेल्ड डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब कि ऐसे इस टाइप से तमिल में इंस्क्रिप्शन लिखते थे वो, इस टाइप से कि मैं राजा सोला, सन ऑफ, समझ लो क्या कहते, सन ऑफ सुंदर छोला, ठीक है, हुज ग्रैंडफादर इज दिस, हम यहां से आए हैं, मतलब पूरी डिटेल
ये वाला गोत्र वोत्र सब चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेंगी। तो डिटेल डायनेस्टिक अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आप राजराजा छोला से स्टार्ट होती है, राजराजा छोला के इंस्क्रिप्शन से। नाउ ही कंस्ट्रक्टेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बृहद्रेश्वरा और राजा राजेश्वरा टेम्पल। राजा राजेश्वरा और राजा राजेश्वरा टेम्पल या बृहद्रेश्वरा टेम्पल पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा टेम्पल है ये बृहदेश्वरा टेम्पल और राजा राजेश्वरम टेम्पल। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर समझना है, अगर आपको द्रविडियन स्टाइल समझना है, यू विजिट दिस राजा राजेश्वर टेम्पल और बृहदीश्वर टेम्पल, देन यू विल नो यस दिस इज द द्रविडियन स्टाइल। द बिगेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, ओके हम देखते हैं अभी क्या है ये, ठीक है। द बिगेस्ट टेम्पल इन तंजौर, वेयर इट इज राजा राजेश्वर टेम्पल तंजौर। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक। इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट टेम्पल हु इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक, पहला टेम्पल है, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बृहदीश्वरा टेम्पल और राजा राजेश्वरा टेम्पल, देखो आप बृहदीश्वरा टेम्पल का भी आप नाम क्या है, राजा राजेश्वरम टेम्पल। तो समझ में आ रहा, वही हीरो वर्शिप वाला कल्ट, राजा राजेश्वरा टेम्पल। तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, याद रखना। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, दिस इज द आइकॉनिक बृहदेश्वरा टेम्पल। अब इसका आर्किटेक्चर, छोलन आर्किटेक्चर में बताता हूं, अभी रहने दो, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया प्रॉपर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये वाला मतलब प्रॉपर टेम्पल, ठीक। ये है गोपुरम, जो मैंने आपको बताया था द्रविडियन स्टाइल में जो एक यूनिक फीचर है, जो आपको नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल से अलग है, जो नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल में नहीं मिलेगा, वो मिलेंगे गोपुरम, गोपुरम और एंट्री गेट। एंट्री गेट, अगर आपको टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंटर करना है तो आपको गोपुरम से निकलना पड़ेगा। सी द ब्यूटीफुल गोपुरम, ये गोपुरम बहुत बड़ा है, आपको यहां पर लग रहा होगा कि ये छोटा सा गोपुरम है स्क्रीन के हिसाब से, बट दिस इज अ वेरी 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 टॉल गोपुरम। सी द गेट, दिस इज द गेट, यहां से आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री लेते हो। ये स्कल्पचर्स देखो, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आपका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। सी द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स वेलकमिंग यू, ओके। सी द स्कल्पचर्स हियर, beautiful sculptures all over the gopuram. This is gopuram, very very beautiful gopuram. What tall big structure, very tall and big gopuram, ठीक है। यहां से आप फिर एंटर करते हो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंटर करोगे तो फिर आप अंदर आते जाओगे, तो फिर आपको काफी अंदर आओगे तो ये सीढ़ी मिलेंगी एंटर करने मंदिर में। दिस इज द लेआउट, ठीक है। दिस इज द इनर साइड ऑफ टेम्पल। ये क्या हो गया, विमान, नॉर्थ इंडिया में शिखर, दिस इज क्लासिकल विमाना, पिरामिडल शेप और ट्रेपेजॉइड शेप, सॉर्ट ऑफ पिरामिडल शेप वैसे ज्यादा सही रहेगा बोलने का, बट ऊपर ये कलश भी है और ये अमालका भी है, सिर्फ इतना एरिया ये है ट्रेपेजॉइड या पिरामिडल, ये है क्लासिकल। मतलब द्रविडियन आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स हाइट, रीच्ड इट्स पिनेकल अंडर द राजा छोला। अगर आपको बच्चों मैं बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोलन टेम्पल को डिस्क्राइब करो। अब बच्चे फंस जाते हैं, हाउ विल यू डिस्क्राइब छोलन टेम्पल। भाई साउथ इंडिया दूर दूर तक कोई नहीं गया होगा, साउथ इंडिया तरफ कभी गए नहीं है, देखा नहीं है, हाउ टू डिस्क्राइब छोलन आर्किटेक्चर, छोलन टेम्पल। चलो ठीक है, आर्किटेक्चर वाले पार्ट में आप यही समझो, आर्किटेक्चर वाले पार्ट में बाद में ही बता दूंगा आपको। समझो टेम्पल को, ऊपर कलश, ये अमालुका, अमालुका, फिर कलश, ये विमाना, ये वाला पार्ट विमाना, ठीक। अब दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल विमाना, इट इज जस्ट बीनीथ द सेंक्टम सेंक्टोरम, इसके नीचे गर्भगृह रहेगा, सेंक्टम सेंक्टोरम, क्या है, सेंक्टम सेंक्टोरम गर्भगृह इसके नीचे। सेम इन नॉर्थ इंडियन ऑल्सो। अब इधर आओ आप, ये देखो, आप यहां से गए, सेम आप एंट्री करोगे तो अब यहां पर आपको इस टेम्पल में, बृहदीश्वरन टेम्पल में मिल रहा है जो स्ट्रक्चर, वो आप द्रविडियन स्टाइल में ही बोल सकते हो। आपको एंट्री पे मिलेंगे क्या, अर्ध मंडपा, जो सेम खजुराहो टेम्पल में ही मिल रहे थे आपको, अर्ध मंडपा, अर्ध मंडप और अर्ध मंडपा, ठीक। ये पिलर्ड रहेंगे और ये यूनिक फीचर है,
द मंडप इज पिलर्ड हियर, अर्ध मंडप। उसके बाद आप एंट्री करोगे ना यहां पर, तो आपको महामंडप मिलेगा। क्या मिलेगा? महामंडप। महामंडप, महामंडप इज ऑल्सो पिलर्ड हॉल। ठीक। अब एक यूनिक फीचर है द्रविडियन स्टाइल का, ये तो आपने दोनों ने अपन ने नॉर्थ इंडिया में भी देखे थे, महामंडप और अर्धमंडप। कहीं कहीं आपको पिलर्ड महामंडप और अर्धमंडप भी मिले थे, पर ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको बृहदेश्वरा टेम्पल में दो गोपुरम है। बृहदीश्वरा टेम्पल में दो गोपुरम है। एक एंट्री में जो मैंने आपको दिखाया, पहला गोपुरम ये है, ठीक। सेकंड गोपुरम ये है, ठीक। गर्भगृह के पहले ये सेकंड गोपुरम ये है। दो गोपुरम है, मतलब द्रविडियन स्टाइल में आपको एक गोपुरम भी मिल सकता है और दो भी मिल सकते हैं और दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं गोपुरम। तो यह है गोपुरम, गर्भगृह के जस्ट पहले। मतलब आपको गर्भगृह में एंटर करना है तो गोपुरम क्रॉस करके घुसना पड़ेगा। दिस इज गोपुरम। और गोपुरम जो है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं अपन नंदी मंडप। यहाँ पर नंदी विराजमान है, नंदी जी, नंदी मंडप। ओके, दिस इज नंदी मंडप। नंदी मंडप किस पर? गोपुरम पर। अब राजा गोपुरम, गाली गोपुरम, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल गोपुरम ही याद रखो, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर आपको गोपुरम मिलेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूजुअली जो पैसेज रहता है गर्भगृह में घुसने के लिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, उसको हम बोलते हैं अंतराला। ठीक, यहाँ पर एक गोपुरम ही मिल गया आपको प्रॉपर। गोपुरम के थे आप अंदर जा रहे हो, वहां पर नंदी जी है, यू हैव टू क्रॉस नंदी जी एंड एंटर इनटू द गर्भगृह। तो टू गोपुरम, देन विमाना, ये अमालुका, अमालुका, और ये कलशा, ये हो गया कलश, ठीक। ये विमान, दिस इज ऑल अबाउट। अब ये जो शिखर रहता था अपने यहाँ, शिखर में आपको स्टैचू स्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलेंगे शिखर में यूजुअली नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, बट ये जो विमान है आपका, विमान वाला पार्ट काफी डेकोरेटेड मिलेगा। ये देखो, ये काफी डेकोरेटेड मिलेगा, काफी स्ट्रक्चर स्कल्पचर्स वगैरह आपको विमान पे दिख जाएंगे। दिस इज अ ग्रैंड साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ ये लॉर्ड शिव का ही मंदिर है। इसके अंदर आपको आई थिंक मोर देन 10 श्राइन्स है, 10 से 11 श्राइन्स है इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। इतना बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। अब ये देखो, गर्भगृह के नीचे, ये सेंटम सेंटोरम के नीचे, दिस इज द शिवलिंग, दिस इज द शिवलिंग, ओके। एंड शिवलिंग इन द फॉर्म ऑफ नटराज। यहां पर शिव की जो पूजा होती है वो नटराज के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? नटराज, द लॉर्ड ऑफ फाइन आर्ट, नटराज। रिमेंबर मैंने आपको बताया था नटराज जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, नटराजा अ फॉर्म ऑफ शिवा, नटराजा इज द लॉर्ड ऑफ फाइन आर्ट और लॉर्ड ऑफ डांस, और एनीथिंग यू कैन से, और लॉर्ड, मोर करेक्ट बोलना है, नटराजा मीन्स लॉर्ड ऑफ फाइन आर्ट। तो नटराज फॉर्म ऑफ शिवा की यहाँ वर्शिप है इन द फॉर्म ऑफ दिस शिवलिंगा, ओके। तो आप बच्चों वो देखोगे, जो ब्रॉन्ज इमेज है ना, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज, अभी आगे दिखाता हूं। जो आपने नटराज अगर पेंसिल वगैरह भी देखी होगी, या नटराज के जो कंपॉक्स आते हैं, तो उसमें एक आप मूर्ति देखते होगे लॉर्ड शिवा की डांस करते हुए, ठीक। वो इमेज, जो नटराज की जो इमेज है, वो भी इस टेम्पल में इंस्टॉल करने के लिए बनाई गई थी आइडियली। उसको बाद में चिदम्बरम टेम्पल में रखा गया, बट उसका जो आइडियल प्लेस थी वो बृहदीश्वरा टेम्पल में रखने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। आइकॉनिक ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज आप सभी ने देखी होगी। और तो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो दिस इज ऑल अबाउट बृहदेश्वरा टेम्पल एंड दिस इज द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ आफ्टर द Raja Chola, his son Rajendra Chola came to place. He is also very efficient. He is also a very good ruler, a able or a worthy successor of Raja Chola. ठीक है, राजेंद्र छोला। नाउ what so special about राजेंद्र छोला? अब देखते हैं हम क्या था। अभी तक क्लियर है? अब स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है टेम्पल आर्किटेक्चर। अब आप देख के अंतर बता देना चाहिए अब आपको कि कौन सा टेम्पल है, किस टाइप से बना है, क्या बना है। तीनों स्टाइल मैंने आपको काफी डिटेल में समझाई है। अब अगर एग्जाम में आता है तो विद डायग्राम मैं चाहता हूं आप इसको एक्सप्लेन करो। कर लोगे? कोई डाउट है क्या तो बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एडिशनल पॉइंट दिलाएंगे एग्जाम में। आप अपने, और मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूं, आपके जो साथ में जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं,
ठीक है, जो आपके साथ में भी जिन्होंने स्टार्ट करी होगी प्रिपरेशन वगैरह, या जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, उन सब से भी आप आर्किटेक्चर, कल्चर और हिस्ट्री पूछ लेना, अगर आपसे अच्छे से बता दे वो, तो इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से बता दे तो। कुछ लोग बताएंगे पर मैक्सिमम लोग ना नहीं बता पाएंगे। तो अब आपको ये एडवांटेज मैंने दिया है यहाँ क्लास में कि इन चीजों को आपको एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन आए तो। सोलर एम्पायर पे क्वेश्चन आ रहा है, द्रविडियन स्टाइल पे आ रहा है, अरे बना दो डायग्राम, टाइम है तो इसको कंपेयर कर दो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से लग रहा है तो, या कुछ यूनिक फीचर जैसे गोपुरम, तो एक पॉइंट ही लिख दो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में नहीं मिलेगा। ये सब चीजें आपको एडिशनल मार्क्स देंगी बच्चों। और यहाँ ना गेम हो रहा है सिर्फ आधा नंबर का, एक नंबर का, और वही यहाँ मैं चाहता हूँ आपको एज मिले, वही एज देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको बुक में मिल जाएंगी। जो आपको आंसर में लिखना है ना, एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मल चीजें ही लिखते हैं आंसर में जब पेपर आता है ना, नॉर्मल नॉर्मली लिख के आते हो आप। बट अगर कुछ चीजें यहां से आपको याद रह गई और ये एज मिल गया आपको, तो वो आपको भीड़ से अलग कर देगा, सिर्फ एक या दो पॉइंट, उसी के लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो क्लियर है, कर लोगे इसको सॉल्व, आता है क्वेश्चन तो? ओके, चलो ठीक है, क्योंकि नाउ आई एक्सपेक्ट यू टू डू गुड इन दिस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आए अब आपको बनना चाहिए। अब आर्ट एंड कल्चर पे भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैंने आपको इतना मटेरियल दिया है आर्ट एंड कल्चर पे, अब बस अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई ना, तो अगर वो क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा तो आप लिख पाओगे अब चीजें और नंबर ले पाओगे। ये मैं आपको कैटेगोरिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्लास में। जो आपको एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, जो आपको चीजें, कुछ चीजें ऐसी रहती है ना जो बुक्स पे आप पढ़ोगे ज्यादा टाइम भी लग जाएगा और हो सकता है क्लियर भी ना हो, तो वो एडवांटेज अभी आपको यहाँ पर है इस समय। चलो आओ अब देखते हैं राजेंद्र छोला ना। ये आपको मैंने पॉइंट बताया था, राजेंद्र छोला डिफीटेड महिपाल ऑफ बंगाल। जब हम पढ़ रहे थे पालास को, जब हम पढ़ रहे थे, तो महिपाल, द लास्ट ऑफ द पालास, महिपाल ऑफ द बंगाल राजेंद्र छोला, एंड टुक द टाइटल गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा बिकॉज बंगाल का जो एरिया है, बंगाल के आसपास के एरिया में क्या है, गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो ही डिफीटेड द महिपाल। पालास रूल्ड द बंगाल एंड बिहार साइड का जो एरिया था, दैट्स व्हाई गंगई कोंडा, कॉन्करर ऑफ गंगेस। ओके, गंगई कोंडा। ठीक, तो और फिर उन्होंने एक सिटी का निर्माण करा, गंगई कोंडा छोलापुरम। राजेंद्र छोला ने अपनी मां से प्रॉमिस किया था कि मां, गंगा नदी का पानी मैं यहां तक लेकर आऊंगा, तमिलनाडु तक। गंगा वॉज ऑलवेज सीक्रेट, रिवर गंगा वॉज ऑलवेज सीक्रेट। ठीक है, तो ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, ही डिफीटेड महिपाल। ठीक है, took the title Gangai Konda and took the water from the river Ganga to the Tamil Nadu। अब पानी लेकर आऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि नदी को ऐसे खोद के पूरी नदी तमिलनाडु तक ले आए, एक लिटरल सेंस कि यस आई विल कनकर दिस स्टेट जहां से गंगा नदी बह रही है। ही केप्ट हिज प्रॉमिस। ओके, नाउ आफ्टर दिस ही कंस्ट्रक्टेड द सिटी गंगई कोंडा छोलापुरम। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला एन एबल और अ वर्दी सक्सेसर टू राजा राजा छोला, राजेंद्र छोला। नाउ राजा राजा छोला ने सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को कवर किया था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका अपने राज्य में लिया था। अब राजेंद्र छोला उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं, एंड ही कॉन्कर्ड होल ऑफ द सीलोन, ही कंप्लीटली अनेक्स्ड सीलोन। ठीक है, अब यहां पर ही नहीं रुकते हैं ये, ही अनेक्स्ड सीलोन। नाउ ही डिस्ट्रॉयड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया। कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया कादरम। स्वर्णद्वीप मतलब इंडोनेशिया को एंशियंट टाइम में स्वर्णद्वीप बोलते थे। तो ही डिस्ट्रॉयड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया, कादरम। सोचो, ही रीच्ड अप टू द इंडोनेशिया। कैन यू इमेजिन इंडियन किंग कनकरिंग द टेरिटरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज? आप बता दो इंडियन हिस्ट्री में कोई और किंग को आपने देखा हो छोलास के अलावा जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर की टेरिटरी को कैप्चर करा है? कैन यू नेम एनी सिंगल किंग? ठीक है, जिन्होंने वाटर्स को क्रॉस करा, इंटरनेशनल वाटर्स को क्रॉस करके दूसरी जगह अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश किया। अब आप अफगानिस्तान तक अगर आप बात कर रहे हो, तो पहले अफगानिस्तान वाज आल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट नॉट स्वर्णद्वीप और नॉट श्रीलंका। तो दे कैप्चर, दे मेड इंडिया विक्टोरियस इन इंटरनेशनल वाटर्स, छोलास। ओके, तो ही डिस्ट्रॉयड द कैपिटल सिटी ऑफ स्वर्णद्वीपा कॉल कादरम। अब डेफिनेटली अगर कादरम शहर पे कब्जा कर लिया उनने, तो अगला टाइटल क्या होने वाला है? कादरम कोंडा, कॉन्करर ऑफ कादरम।
ओके, तो राजेंद्र चोला, गोंगई कोंडा, कादरम कोंडा, ठीक है। अब एक और टाइटल था इनका, पंडितादि चोला। सी दीज टाइटल्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू रिलीजन। शिवपद शेखरा, छोला मारटंडा, पंडितादि छोला। ओके, नाउ आदि राजेंद्र वाज द लास्ट। आफ्टर दिस लेट्स फास्ट फॉरवर्ड। आदि राजेंद्र लास्ट, इन्होंने डिफीट करा पांड्यास ने, ठीक है। वही चलते डायनेस्टिक वॉर्स पांड्यास के और इनके बीच होती रहे, छेरा छोला पांड्यास, फिर राष्ट्रकूटा, ये सब चलता रहा है। तो आदि राजेंद्र वाज डिफीटेड बाय पांड्यास एंड द छोलन डायनेस्टी एंड्स हियर। अब अब क्या बचता है? अब मैंने आपको बताया विमालादित्य। विमालादित्य मैरिड द डॉटर ऑफ राजा राजा छोला, बताया था भी मैंने, विमालादित्य मैरिड राजा ऑफ, वो डॉटर ऑफ राजा राजा छोला। नाउ दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर डायनेस्टी, छोला चालुक्यन डायनेस्टी। छोला चालुक्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अब नाउ हियर कुलतोंगा छोला वाज ग्रेटेस्ट, याद रखना बच्चों ये नाम, कुलतोंगा छोला। Another important name in South Indian history, Kulatonga Chola. Kulatonga Chola was the greatest. He sent a delegation of 72 merchants to China. Okay, China से Cholan dynasties के China से काफी अच्छे relation रहे हैं, ठीक। From the Sangam age, he sent a delegation of 72 merchants to China, and he was a staunch follower of Shaivism. अब अगर आप staunch follower हो किसी भी religion के, तो you won't tolerate any other religion. आपको पता है वही छोलास के बाद ही साउथ इंडियन स्टेट्स में हिंदुइज्म काफी तेजी से फैला है। बिकॉज छोलास और जो साउथ इंडियन किंग थे, आइदर देवर वैष्णवाइट्स और शेवाइट्स और वैष्णवाइट्स। तो आप ये देखोगे छोला साउथ इंडियन रिलीजन में या तो एकदम शैविज्म मिलेगा, ठीक है, वो भी बहुत कट्टरपंथी मिलेंगे आपको, शैविज्म और वैष्णविज्म। तिरुपति बालाजी टेम्पल, ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा गया है विष्णु जी को, तो देवर आइदर शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, ठीक। अब आपस में भी अगर कोई स्टॉन्च शैवाइट है, तो आप देखना, अगर इफ एनीबॉडी इज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शिवा, तो फिर अगर वो बहुत ही क्या कहते हैं कंजर्वेटिव है अगर, तो फिर वो वैष्णवाइट्स को टॉलरेट नहीं करेगा। और अगर कोई कंजर्वेटिव वैष्णवाइट है, तो फिर वो शैवाइट्स को टॉलरेट नहीं करेंगे। Same thing happened here. He was a staunch follower of Shaivism. अब वैष्णविज्म और वैष्णवाइट, ठीक है, वैष्णविज्म के एक बहुत ही महान आप सेंट थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का आपने सुना होगा नाम। अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बड़ी धातु की मूर्ति इनॉग्रेट करी है रामानुजाचार्य की, पता है आपको? अब यूपीएससी में इसी साल ये क्वेश्चन आ गया था रामानुजाचार्य के ऊपर। अभी 4-6 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर, 8 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करी होगी धातु की एक बहुत बड़ी पद्मासन में प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, उसका इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी ने। तो रामानुजाचार्य पे एज इट इज क्वेश्चन आ गया ये। तो वही सेम रामानुजाचार्य, द ग्रेट रामानुजाचार्य, जिन्होंने वैष्णविज्म में काफी सारी फिलोसफीज हैं, तो उन्होंने एक फिलोसफी दी थी द्वैता अद्वैता सिद्धांत। क्या? द्वैता अद्वैता सिद्धांत वाज गिवन बाय रामानुजाचार्य। ही वाज द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है, भगवान विष्णु के परम भक्त रामानुजाचार्य, एंड ही गेव द थ्योरी द्वैता अद्वैता, ठीक। द सेम रामानुजाचार्य कहां पर थे? वो थे तमिलनाडु तरफ, साउथ इंडिया में, ठीक। अब वो किसके किंगडम में थे? कुलतोंगा छोला के। द टेरिटरी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कुलतोंगा छोला, वहां पर वो थे रामानुजाचार्य। तो अब डेफिनेटली कुलतोंगा छोला को ये बात पसंद तो आने वाली नहीं है, बिकॉज ही वाज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शैविज्म। तो ही banished रामानुजाचार्य फ्रॉम हिज किंगडम कि नाउ फेलो योर टाइम इज अप, प्लीज लीव द किंगडम। So he banished the क्या कहते रामानुजाचार्य, a great Vaishnavite saint, from his kingdom. Now he founded another city, Kulatonga Cholapuram. See, Kulatonga Chola founded Kulatonga Cholapuram, very easy. और उन्होंने एक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करा। He introduced a gold coin, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको एज इट इज पूछेगा यहाँ। एक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, विच इज कॉल्ड कुलतोंगा माडा। माडा मीन्स होता है गोल्ड, तमिल में माडा का मतलब होता है गोल्ड, तो कुलतोंगा माडा।
a new gold coin introduced by Kulatonga Chola, Kulatonga Mada, and he conquered Kalinga. Okay, he conquered Kalinga. This is all about Chola Chalukyan dynasty. Now what about Chola administration? Chola administration में भी देखो यूनिक एस्पेक्ट क्या था, was absolute autonomy granted to the village assemblies. ठीक है, टाइम क्या हो रहा, टाइम क्लास हो गई, थिंक टाइम हो गया, हाँ आई नो। देखो छोला एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा रह गया है, अब कल की जो क्लास रहेगी छोला एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करके, छोला एडमिनिस्ट्रेशन कल छोला एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करते हैं, कल छोला एम्पायर 15-20 मिनट 10-15 मिनट का और बचा है अभी, क्योंकि इसकी जो सारी चीजें अधिकतर चीजें मैं आपको शुरू में ही बता दी हैं पूरी क्लास में, अब ये सिर्फ स्लाइड्स ही पढ़नी है। तो कल फटाफट इसको 10 मिनट में खत्म करके हम अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पढ़ेंगे। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पढ़ने के साथ फिर हम मोहम्मद गजनी मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे और दिल्ली सल्तनत प्रॉपर मेडिवल हिस्ट्री पर आ जाएंगे। बस ज्यादा दिन, अब उसके बाद हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं है। दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद हम दो ग्रेट एम्पायर पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर। ठीक, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, बहामनी एम्पायर, उसके बाद मुगल्स और मराठा, और खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आई थिंक 10 to 15 क्लासेस में खत्म हो जाएगी मेडिवल आपकी। ओके, कल मिलते हैं।